बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आइए और कुछ बातों को जानते हैं। इन sp3d hybridization, comma axial bonds are seen slightly longer and weaker than equatorial bond. Equatorial bonds. तो यहां कहा गया कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा किसी मॉलिक्यूल का और सारे सराउंडिंग एटम्स भी सेम हो, तो जो एक्सियल वाला बॉन्ड होगा वो थोड़ा बड़ा और कमजोर होगा कंपेयर टू इक्वाटोरियल बॉन्ड्स। अब ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा अच्छे से समझना होगा। आइए इसके काउच को देखें। लिखो sp3d hybridization is considered to be combination of sp2 and pd hybrid orbitals. sp2 orbitals create equatorial plane, while pd orbitals forms, ये creates लिखो, creates two perpendicular, ये परपेंडिकुलर का साइन हो गया, टू परपेंडिकुलर बॉन्ड्स। इस पूरे बात को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे sp3d है तुम्हारा, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में 1s 3p 1d, यही है ना। तो इनफैक्ट कहा गया कि जो sp3d है उसको आप दो तरह के ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन समझ सकते हो। कौन कौन? sp2 और pd। sp2 में एक s और 2p आ गया, यहां कितना p था? 3p था, 1d था, एक s था, तो s तो यूज हो गया एक sp2 में, 2p भी यूज हो गया। sp2 में एक s और 2p यूज हो गया, तो एक 3 sp2 हुआ और दूसरा 2 pd ऑर्बिटल्स हुआ। 2 pd, एक p और एक d मिलकर 2 pd ऑर्बिटल्स। तो अब इस बात को मैं पढ़ देता हूं, अब पूरा समझ जाओगे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन इज कंसीडर्ड टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ ये 3 sp2
और 2 पीडी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp2 ऑर्बिटल्स जो थे वही इक्वेटोरियल प्लेन को बनाते थे। इक्वेटोरियल देखा था, 3 पोजीशन तेरा इक्वेटोरियल था पिछले लेक्चर में। तो sp2 ऑर्बिटल्स 3 इक्वेटोरियल प्लेन को, वो 3 sp2 ऑर्बिटल्स इक्वेटोरियल प्लेन को क्रिएट कर रहे थे, और 2 जो पीडी ऑर्बिटल्स थे वो दोनों पीडी ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर बॉन्ड, एक वर्टिकली अप एक वर्टिकली डाउन, उसको बना रहे थे। अब आओ, मोर द s character in hybrid orbital, comma, closure it will be with nucleus and a stronger bond it will form. A stronger bond it will form. That is why equatorial bonds are slightly stronger and shorter compared to axial bonds. आओ इस बात को अब समझ लिया जाए। क्या कहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल की कैरेक्टर जितनी ज्यादा होगी, तो पहले तो ये देखो कि sp3d क्या था, sp2 और pd ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन था। अब sp2 के बारे में समझो, एक s है 2 p है, तो इसमें टोटल 3 ऑर्बिटल्स थे जिसमें एक s था, तो 3 ऑर्बिटल्स मिलके 100%, तो एक s ऑर्बिटल का जो कैरेक्टर हुआ या कंट्रीब्यूशन हुआ वो 33.33% हुआ। तो इसमें s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना है sp2 में, 33.33%, राइट। pd में आओ, pd में कोई s है ही नहीं, एक p है एक d है, एक p और एक d के कॉम्बिनेशन से pd हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिला, तो pd में s कैरेक्टर क्या हुआ, 0। अब आओ, कोई भी एटम हो तो उस एटम के वैलेंस सेल में जो s थे p थे, राइट, तो ये sp_d में न्यूक्लियस से सबसे क्लोज कौन होता है, न्यूक्लियस से सबसे क्लोज होता है s, ठीक। और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर ज्यादा था, तो चूंकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में s कैरेक्टर ज्यादा है तो न्यूक्लियस के साथ उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन ज्यादा होने से उसकी जो साइज होगी छोटी होगी, और जब साइज हाइब्रिड ऑर्बिटल की छोटी होगी तो उससे बनने वाले बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, और बॉन्ड की लेंथ जितनी छोटी होगी उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो पूरी बात यही थी बच्चों। अब देखो, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलके क्या बना रहे थे, इक्वेटोरियल प्लेन को।
तो जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स होंगे उसमें एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, और एस कैरेक्टर ज्यादा होने के साथ न्यूक्लियस से क्लोज होगा, न्यूक्लियस से क्लोज होगा मींस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी, बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना छोटा लेंथ होगा स्ट्रेंथ बॉन्ड का उतना ज्यादा होगा। और sp2 ऑर्बिटल्स कौन से बॉन्ड को बना रहे थे, इक्वाटोरियल बॉन्ड्स को। तो इसीलिए जो इक्वाटोरियल बॉन्ड्स की लेंथ या स्ट्रेंथ होगी वो स्लाइटली, लेंथ जो होगी स्लाइटली छोटी होगी, किससे, एक्सियल बॉन्ड से। चूंकि एक्सियल में पीडी है और वहां एस कैरेक्टर 0 है, नहीं है, राइट। तो एक्सियल बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो इक्वाटोरियल बॉन्ड के लेंथ से स्लाइटली बड़ी होगी, और चूंकि एक्सियल वाला बड़ा है इक्वाटोरियल वाला छोटा है, तो इक्वाटोरियल वाले बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो एक्सियल वाले बॉन्ड के स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। ये बात पूरी तरह क्लियर। जैसे एक एग्जांपल लो, PCl5। अब PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने वाले मेथड से निकाल लो। फास्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 टाइम्स 5 35, और फास्फोरस वाला 5, तो 35 में 5 ऐड करोगे तो 40 हो गया। 8 से डिवाइड करो तो 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो 5 आया, रिमाइंडर 0 आया तो लोन पेयर 0 आया, तो 5 ऑक्टेट लोन पेयर 0। अस्टेरिक नंबर तुम्हारा 5 आया, और अस्टेरिक नंबर 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया। लोन पेयर है नहीं, शेप हो गया TBP। ड्रॉ कर दो। अब TBP ड्रॉ करने आ गया तुमको, पहले TBP सिर्फ सुने हुए था, अब ड्रॉ करना आ गया। ये तीनों इक्वाटोरियल बॉन्ड्स हो गए, और ये कौन हो गया, एक्सियल बॉन्ड्स हो गए। पांचों सराउंडिंग एटम यहां तुम्हारे सेम है, राइट। ऑल 5 सराउंडिंग एटम्स आर सेम, लेकिन ये पांचों PCl बॉन्ड की लंबाई सेम नहीं होगी। ये जो PCl है इक्वाटोरियल वाला, इसकी लेंथ को कहो L1, L1, L फॉर लेंथ, तो L1 लिख दिया। और ये जो इक्वाटोरियल वाला है, क्योंकि ये दोनों इक्वाटोरियल सेम पोजीशन इक्विवेलेंट थे, तो इस दोनों बॉन्ड की लंबाई समान होगी, और इस तीनों बॉन्ड की लंबाई समान होगी। इक्वाटोरियल वाले तीनों की लंबाई आपस में समान होगी, और एक्सियल वाले दोनों की लंबाई आपस में समान होगी। इसको L1 कहा, इसको L2 कहा, राइट। अभी अभी सीखा कि इक्वाटोरियल वाले में एस कैरेक्टर ज्यादा है, तो एस कैरेक्टर ज्यादा होने से न्यूक्लियस से क्लोज होगा, न्यूक्लियस से क्लोज होगा मींस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मींस बॉन्ड की लंबाई छोटी होगी और स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर कहोगे तो बॉन्ड लेंथ यहां पे आ गया L1 L2 के टर्म्स में लिख देते हैं, ये वाला छोटा होगा, ये वाला बड़ा होगा, L2 ग्रेटर देन L1, राइट। बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कहोगे, बॉन्ड की ताकत, L1 ग्रेटर देन L2। समझ गए ये? आओ कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, शेप ड्रॉ करेंगे उसका। जैसे मैंने लिया XCO3F2। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना है, शेप भी बतलाना है, ड्रॉ भी करना है। आओ देखते हैं। सेंट्रल एटम जेनॉन हुआ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6,
3 टाइम्स आया है, तो टीबी यहाँ पे जोड़ के लिख भी देते हैं। 8 + 3 × 6, 6 फॉर ऑक्सीजन और 3 टाइम्स आया था। फ्लोरीन 2 बार आया है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की 7, तो 2 × 7, तो 8 + 18 + 14, 18 14 32 और 8 40, 40 डिवाइडेड बाई 8 5, तो ऑक्टेट चला आया तुम्हारा 5, रिमाइंडर नहीं रहा तो लोन पेयर 0 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। लोन पेयर 0 है तो सेप भी बोलने वाला सेप हो गया tbp। अब रहा ड्राइंग कि इसका ड्रॉ कैसे करोगे, तो देखो सेंट्रल एटम के साथ 5 सराउंडिंग एटम है और पांचों सेम नहीं है, कुछ ऑक्सीजन है कुछ फ्लोरीन है, तो अब यहाँ पे कहां कौन जाएगा ये सवाल भी आएगा। उसके लिए VSEPR थ्योरी कहा था कि जो लोन पेयर और डबल बॉन्ड होगा वो रहेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जबकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे। तो देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन कहां जाएगा, एक्सियल पे, और ऑक्सीजन कहां रहेगा, इक्वेटोरियल पे। तो अब आप शेप ड्रॉ करो, एक्सी, फ्लोरीन तुम्हारा एक्सियल पे, तो 2F दे दिया, राइट। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, सराउंडिंग एटम ऑलवेज अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। अब ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 थी, तो जेनॉन से डबल बॉन्ड से लिंक होगा, और ये तीनों ऑक्सीजन किस पोजीशन पे आया, तीनों ही ऑक्सीजन आया इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो तीनों ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पे, दोनों ऑक्सीजन एक्सियल पे। तो दिस इज द करेक्ट ड्राइंग ऑफ शेप ऑफ XeO3F2, राइट। अब आओ नेक्स्ट लिया, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया PCl3F2 एंड PCl2F3, इन दोनों को ड्रॉ करते हैं। ये वाला मिटा रहा हूं इतना दूर। चलो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो फास्फोरस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन फ्लोरीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का 7, क्लोरीन 3 बार तो 7 × 3 21, फ्लोरीन 2 बार 7 × 2 14, 14 + 21 35, 35 और 5 40, यहां भी काउंट कर लो। क्लोरीन 2 बार 7 × 2 14, फ्लोरीन 3 बार 7 × 3 21, तो 21 और 14 35, और फास्फोरस का 5 40, तो दोनों केस में टीवी 40 है, और अभी तो टीवी 40 आने पे तुम निकाला था, 40 डिवाइडेड बाई 8 5 आया, लोन पेयर 0 आया, स्टेरिक नंबर 5 हो गया, और स्टेरिक नंबर 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गया, तो sp3d आ गया। लोन पेयर 0 दिख गया आपको। अब शेप भी मालूम हो गया कि दोनों का शेप जो होगा टीबीपी होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आओ यहां सारे सराउंडिंग एटम सेम नहीं है, 3 क्लोरीन है 2 फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जाएगा एक्सियल पे, तो यहां दोनों फ्लोरीन कहां चला जाएगा, एक्सियल पोजीशन भी 2 थे तो दोनों फ्लोरीन एक्सियल पे, और ये जो तीनों क्लोरीन हुआ ये तीनों आएगा इक्वेटोरियल पे। और इसको ड्रॉ कर दिया, P Cl 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 F F, राइट। अब इसको ड्रॉ करना है तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एक्सियल पे जाएगा। फ्लोरीन की संख्या 3 है लेकिन एक्सियल पोजीशंस की संख्या तो 2 ही है,
तो 2 फ्लोरीन जाएगा एक्सियल पे, बाकी एक जो फ्लोरीन बचेगा वो आएगा इक्वेटोरियल पे, और दोनों जो क्लोरीन है वो कहाँ रहेगा, इक्वेटोरियल पे। तो ड्रॉ कर लो। तो ये ड्राइंग हो गया तुम्हारा एफ सी एल सी एल एफ एफ। ये इसका शेप हो गया। और एग्जांपल्स लेते हैं। नेक्स्ट लिया मैंने SF4 एंड XCO2F2, SF4 XCO2F2, इन दोनों के शेप को ड्रॉ करते हैं। देखो, सल्फर एंड 4 फ्लोरीन एटम्स, सल्फर की 6, फ्लोरीन की 7, तो 7 चौक 28, 28 और 6 34, तो यहां आ गया TB34। इसमें भी देख लो जरा, जेनॉन की 8, ऑक्सीजन 6 2 टाइम्स, तो 6 इंटू 2 12, तो 8 प्लस 12 20, और फ्लोरीन 2 बार, तो 7 इंटू 2 14, तो 20 और 14 34, तो दोनों जगह टीबी निकल आया 34 दोनों केस में। 8 से डिवाइड करोगे, 8 चौका 32, 2 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर 2 बचा, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो लोन पेयर 1 आ गया। 4 ऑक्टेट 1 लोन पेयर, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों, 5। अस्टेरिक नंबर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, तो sp3d हो गया, 1 लोन पेयर आया। अब जैसे ही लोन पेयर आया, वही VSEPR थ्योरी याद करो कि जो लोन पेयर था वो कहां जाएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड इक्वेटोरियल पे आते थे, तो ये लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आएगा। अब SF4 का ड्रॉ करना है, तो इक्वेटोरियल पे एक लोन पेयर हो गया, एफ 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 एफ, इसी शेप का नाम हो गया सीसा, सीसा, इसका भी सीसा हुआ। अब यहां 2 तरह के अटैच्ड एटम्स हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो कहां जाएगा, एक्सियल पे। ऑक्सीजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये कहां आया, इक्वेटोरियल पे। तो XC, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, XCO2F2, दोनों का शेप कैसा हो गया, शीशा। अब तो दिख भी रहा है शीशा, राइट। अब आ जाओ, जैसे मैंने ले लिया ClF3, ClF3। अब यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्लोरीन 1 बार आया है, फ्लोरीन 3 बार आया है, तो क्लोरीन की बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन की भी 7, 7 टाइम्स 3 21, और प्लस क्लोरीन वाला 7, तो 21 और 7 28 हो गया। तो टीबी आपका चला आया 28, 8 से डिवाइड कर दो, 8 टाइम्स 3 24, तो 3 आया, रिमाइंडर 4 बच गया, तो लोन पेयर चला आया आपका 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 आ गया। 3 प्लस 2 ऐड कर दो, 5, अस्टेरिक नंबर 5 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। अब sp3d 2 लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर तुम्हारा कहां चला गया, इक्वेटोरियल पे। अब शेप सोचो, दोनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पे आ गया, तो 2 फ्लोरीन एक्सियल पे और 1 इक्वेटोरियल पे, तो टी शेप ड्रॉ कर दो। Cl, 2 लोन पेयर, 1 F इक्वेटोरियल पे, बाकी 2 F और एक्सियल पे। शेप का नाम लिख दो, टी शेप। अब आओ नेक्स्ट एग्जांपल लो,
I3 माइनस I3 माइनस, 3 आयोडीन है, एक नेगेटिव चार्ज है। आयोडीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 टाइम्स 3 21 हुआ, और एक नेगेटिव चार्ज 22 हो गया, तो टी भी चला आया इंक्लूडिंग चार्ज 22। 22/8 करोगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो जाएगा ज्यादा, तो 2 टाइम्स लगा, 6 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड करो, तो लोन पेयर कितना चला आया बच्चों? लोन पेयर 3, और 2 ऑक्टेट 3 लोन पेयर्स, तो 2 3 5 sp3d। तीनों लोन पेयर कहां चला गया? इक्वेटोरियल पे, 3 ही इक्वेटोरियल था, तीनों पे लोन पेयर आ गया। तो बाकी एक आयोडीन सेंट्रल हुआ, 2 सराउंडिंग हुआ, और दोनों जो सराउंडिंग या अटैच्ड आयोडीन है वो किस पोजीशन पे? एक्सियल पे। तो शेप तुम्हारा निकल आया लीनियर। यहां ड्रॉ कर दो इसी को, I माइनस, सेंट्रल पे माइनस होता था, लेविस स्ट्रक्चर में भी देखा था, यही I3 माइनस हो गया। इसको चेक भी कर सकते हो, ये न्यूट्रल था देखो। तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाया, ऑक्टेट कंप्लीट। कहोगे कि कितना लोन पेयर? तो लोन पेयर यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। ये सेंट्रल एटम नहीं है, ये तो अटैच्ड एटम है। अब सेंट्रल एटम I माइनस है, तो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? I का 7 था, I माइनस का 8 हो गया, बॉन्ड बनाने में 2 यूज किया, 6 बचा हुआ है, दिख गया? अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, काउंट करो, 1s 3p 2d, 1 + 3 + 2, 4 + 2 6 हो गया। तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए बच्चों? 6। ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखो, ये सेंट्रल एटम हुआ, और यहां से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, यही 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स हुए। इस ज्योमेट्री को कहते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। दिस इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब यहां से देखो, इस दोनों को फिलहाल हटा लेता हूं मैं। अगर इनको हटा लिया, तब तुम्हें ये स्क्वायर दिख रहा, और यहाँ सारे एंगल्स कितने के बराबर दिख रहे हैं? इन बातों को ठीक से क्लियर कर लो, क्योंकि ये फिर किताब पढ़ने से नहीं आने वाला। और 90 डिग्री, स्क्वायर के जो डायगोनल्स हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो यहाँ टोटल 90 डिग्री के एंगल की बात करोगे तो 4। अब आओ, ये क्या है? पिरामिड है। अब इस पिरामिड का, ये स्क्वायर पे पिरामिड है, जैसे स्क्वायर एक प्लेनर फिगर हुआ, ये स्क्वायर हुआ प्लेनर फिगर। इस हथेली के प्लेन में एक स्क्वायर है, लकड़ी का स्क्वायर बना के जमीन पे रखोगे तो चारों साइड उसका जमीन पे ही रहेगा ना, तो स्क्वायर प्लेनर फिगर हुआ। अब उस पे एक पिरामिड ऐसे है, खड़ा है, तो स्क्वायर के हर वर्टेक्स के साथ, इससे स्क्वायर से ये परपेंडिकुलर हुआ, उसका एंगल हुआ 90 डिग्री, राइट? तो कितना बार 90 डिग्री का एंगल ये बनाया? काउंट करो,
चारों वर्टेक्स के साथ तो 4 बार, मतलब इसका इसके साथ या इसके साथ, चाहे तुम इस एंगल की बात करो या इसकी बात करो या देखो इसकी बात करो, यह भी 90 डिग्री हुआ, राइट। या इसकी बात करो, यह भी कितना हुआ, 90 डिग्री। स्क्वायर के किसी भी वर्टेक्स के साथ, अगर ये परपेंडिकुलर है स्क्वायर पे, तो किसी वर्टेक्स के साथ इसका एंगल चारों वर्टेक्स के साथ 90 डिग्री हुआ, ठीक है। तो पहले से 4 था, अब इसका 4 बन गया, दूसरा ऐसे है वर्टिकली डाउन, राइट। इसका भी 4 90 डिग्री का एंगल आया, इसको भी दिखा दो। अब इसका भी किसी के साथ भी एंगल, इसके साथ दिखाओगे तो भी 90, इसके साथ दिखाओगे तो भी 90, इसके साथ दिखाओगे तो भी 90, इसके साथ इसका दिखाओगे तो भी 90। माने कहने का मतलब चारों वर्टेक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के कुल एंगल्स इस ज्योमेट्री में 12 हो गए, 1 2 3 4, ये 4 था स्क्वायर वाला, इसका 4, इसका 4, तो 4 4 8 और 4 स्क्वायर, तो टोटल 12 हुआ। अब आओ 180 डिग्री के एंगल्स को ध्यान देना, ये एंगल इसके बीच 180 डिग्री, यहां सेंट्रल एटम है तुम्हारा, सेंट्रल एटम के ही तो ये 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एंगल 180 डिग्री, ये भी एंगल 180 डिग्री, ये भी एंगल 180 डिग्री, तो 180 डिग्री एंगल की संख्या इसमें कितनी हो गई, 3। 90 डिग्री एंगल्स 12, तुम लिखना चाहो तो लिख दो, मैं नहीं लिखूंगा इसको। 90 डिग्री एंगल्स 12, 180 डिग्री एंगल्स 3। कौन कौन, ये पूरी तरह ज्योमेट्री में क्लियर हो गया, ये 180 वाले 90 वाले सारे क्लियर, तो ये समझ गया। हाँ, इसको और भी एक नाम दे सकते हो, मोर पॉपुलर नेम इज ऑक्टाहेड्रल, क्वेश्चंस में तुम्हें ऑक्टाहेड्रल ही मिलेगा, लेकिन तुम ऐसे भी कह सकते हो, जैसे इस दोनों पिरामिड को हटा दो, ये वर्टिकल लाइन को इस वर्टिकल लाइन को हटा लो, तो क्या बचा है, स्क्वायर, और स्क्वायर पे एक पिरामिड ऐसे दूसरा पिरामिड ऐसे, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कह सकते हो। तो यहां लिख दिया स्क्वायर बाई पिरामिडल, SQ डॉट स्क्वायर, स्क्वायर बाई पिरामिडल, राइट। अब आओ इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, octahedral geometry, all positions are equivalent, here, यहां पे there is no axial और इक्वेटोरियल पोजीशन, यहां पे कोई एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं है। अब आओ VSEPR थ्योरी की बात करो, तो VSEPR थ्योरी in sp3d2 hybridization, लिखो, in case of two lone pairs, comma, one lone pair and one डबल बॉन्ड, डीबी लिख दिया, डीबी किसके लिए बच्चों, डबल बॉन्ड के लिए, one डबल बॉन्ड and
टू डबल बॉन्ड्स, टू डबल बॉन्ड्स, टू डबल बॉन्ड्स। आर placed at (180° to minimize समझ लो क्या कहा गया। कहा गया कि अगर दो लोन पेयर्स आए, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकाला तुमने, sp3d2 आया, उसमें अगर दो लोन पेयर आया हो या एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड आया हो या दो डबल बॉन्ड आया हो, तो दो लोन पेयर्स एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे होंगे, एक लोन पेयर और एक डबल बॉन्ड भी एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे रखे जाएंगे। वैसे ही दो डबल बॉन्ड्स भी एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल्स पे रखे जाएंगे। और ऐसा किस लिए? उनके बीच के रिपल्सन को मिनिमम करने के लिए, घटाने के लिए, राइट। अब आओ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करेंगे। ये सब हो गया, कर लिया आपने? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एटम्स का अरेंजमेंट। तो फर्स्ट लिया ab6। अब ab6 है, 6 ही ऑर्बिटल था, 6 अटैच्ड एटम है तो लोन पेयर नहीं होगा। सेंट्रल एटम ए दिखाओ, बी 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 बी। इसी शेप को क्या कह दोगे? शेप हो गया ऑक्टाहेड्रल। दूसरा केस होता था AB5L, 5 अटैच्ड एटम है, एक लोन पेयर है, राइट। तो 5 1 6 हो गया। अब एक ही लोन पेयर आया है तो कहा गया कि सभी पोजीशंस इक्विवेलेंट है, कहां पे लोन पेयर रखना है ये कोई समस्या नहीं है। इन 6 में से 1 2 3 4 5 6 किसी पोजीशन पे आप लोन पेयर रख सकते हो। तो अब एक पोजीशन पे बस लोन पेयर रख दूंगा मैं, बी 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 बी। यहां एक बी रख दिया, बी, पांचों बी हो गया। अब एक लोन पेयर, हाँ अब इसमें कोई बच्चा कहता कि सर लोन पेयर को हम यहां नहीं रख सकते थे, अभी तो बोला कि इन पांचों में से, मतलब इन 6 में से किसी एक पोजीशन पे लोन पेयर रख सकते हो, राइट। इस लोन पेयर को हटाओ और शेप को जरा देखो, तो शेप देखोगे तो ये स्क्वायर दिख रहा तुमको और स्क्वायर पे एक पिरामिड दिख रहा, ये वाला, ये तो स्क्वायर पे पिरामिड, तो इसी शेप का नाम हो गया ये स्क्वायर
और उस पे एक पिरामिड, तो इसी शेप का नाम हो गया स्क्वायर पिरामिडल। तो शेप लिख दिया, शेप स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, राइट। अब आओ थर्ड, AB4 L2, 4B हुआ, 2 लोन पेयर हुआ, तो 4 और 2 6 हो गया। अब देखो इसमें 2 लोन पेयर आया, तो जो 2 लोन पेयर्स आए, ये दोनों लोन पेयर्स एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल्स पे होंगे। क्यों? टू मिनिमाइज रिपल्सन। VSEPR यही तो कहता था कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को वैसे सजाओ जिससे उनके बीच लगने वाला रिपल्सन मिनिमम हो। तो अब 4B और 2 लोन पेयर है तेरा, ये B, ये B, ये B, ये B, चारों B को अरेंज कर लिया, इसी से शेप मिलेगा। तो ये शेप अभी कैसा दिख रहा है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर है और स्क्वायर चूंकि प्लेनर ज्योमेट्री है इसलिए इस शेप को कह दिया गया स्क्वायर प्लेनर। अब आओ, यहां लोन पेयर, यहां लोन पेयर। अब इस लोन पेयर को देखो कैसे दिख रहा, 180 डिग्री के एंगल पे दिख रहा, तो यही शेप लिख दो स्क्वायर प्लेनर। यही स्क्वायर प्लेनर शेप हो गया, स्क्वायर प्लेनर, राइट। तो यही 3 तरह के अरेंजमेंट्स होंगे एटम्स के sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, AB6 AB5L एंड AB4L2। ये तीनों देख लिया। आओ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करो मैंने SF6 लिया, अब SF6 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, सल्फर की 6, फ्लोरीन की 7, तो 7 टाइम्स 6, 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 6 48, तो यहां से T भी तुम्हारा चला आया 6 प्लस 42 इक्वल्स टू 48। 8 से डिवाइड कर दो, 6 टाइम्स आया, रिमाइंडर 0, तो लोन पेयर 0 लिख दो, राइट। तो ये 6 लोन पेयर 0। अब 6 प्लस 0 6 आ गया स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। अब सभी 6 अटैच्ड एटम ही हैं, कोई लोन पेयर है नहीं। सेंट्रल एटम सल्फर दिखाओ। अब 6 फ्लोरीन है तेरे पास, 6 फ्लोरीन को दिखाओ। F F F F, यही ड्राइंग इसकी हो गई SF6 की। अब इसका शेप देखो, तो इसी का शेप हो गया तुम्हारा, दिखने लगा ऑक्टाहेड्रल, या इसी को अभी बोला था स्क्वायर बाई पिरामिडल, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट लिया BrF5 और एक ले लिया XCOF4। इन दोनों का टीवी कैलकुलेट करते हैं। ब्रोमीन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, फ्लोरीन है 7, फ्लोरीन 5 टाइम्स है, 7 टाइम्स 5 35, 35 प्लस 5 40, तो यहां तो 40 आ गया, यहां पे भी काउंट कर लो। जेनॉन है 8, ऑक्सीजन है 6,
तो 8 प्लस 6 14, फ्लोरीन है 7 एंड 4 टाइम्स आया है, तो 7 टाइम्स 4 28, तो 28, और ये था 8 प्लस 6, कितना आ गया, 8 6 14, 14 और 28 42, 42, यहाँ क्या आया था 35 प्लस 7 42, तो दोनों जगह 42 आया। लिख लो, टीवी तुम्हारा 42 है, 42/8 5, लोन पेयर 1, राइट। अब यहां से 5 प्लस 1 6, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, राइट। ड्राइंग करना है, एक लोन पेयर आया है, एक पोजीशन पे लोन पेयर रख देंगे Br। यहां तो 5 बार फ्लोरीन है, मतलब सारे अटैच्ड एटम सेम है, फ्लोरीन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो, यही ड्रॉ कर दिया, क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल, यही शेप हो गया। अब आओ इसमें, इसमें देखो अटैच्ड एटम भी दो तरह के हैं, ऑक्सीजन भी है और फ्लोरीन भी है। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बनाना होगा, तो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से। अब है कि एक लोन पेयर भी है, तो लोन पेयर एक बार है, एक बार डबल बॉन्ड है, तो लोन पेयर और डबल बॉन्ड को कितने डिग्री के एंगल पे रखना है, 180 डिग्री के एंगल पे। तो यहां सेंट्रल एटम तुम्हारा हो गया जेनॉन, 4 फ्लोरीन दिखा दो, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, यहां एक लोन पेयर रख दो। अब देखो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये डबल बॉन्ड, दोनों एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे हो गए, 180 डिग्री के एंगल पे। तो दोनों का शेप अब तुम्हें दिखने लगा, यही शेप क्या कहलाया बच्चों, शेप स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अब आओ, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने, यहां लिखता हूं XCF4, XCF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन आया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन 7, 4 टाइम्स आया है, तो 7 इंटू 4 28, तो 28 प्लस 8 36, तो टीवी आ गया 8 प्लस 28 36, 36 को 8 से भाग दे दो ऑक्टेट निकालने के लिए, तो 8 चौका 32, 4 रिमाइंडर बचा, 2 से डिवाइड करो, 2 लोन पेयर, तो लोन पेयर्स इक्वल टू 2, 4 ऑक्टेट 2 लोन पेयर्स, 4 प्लस 2 6 अस्टेरिक नंबर हो गया, और 6 हो गया तो sp3d2 आ गया। अब चूंकि 2 लोन पेयर आया इसमें, और अभी BSc-PR थ्योरी देखा था कि जब 2 लोन पेयर्स आएंगे तो वो दोनों लोन पेयर्स एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पे होंगे। तो अब XC यहां ड्रॉ किया, 4 फ्लोरीन दिया, F F F F, दो लोन पेयर्स, दोनों 180 के एंगल पे आ गया। अब इस शेप को देखो, लोन पेयर को हटाओ, अटैच्ड एटम के अरेंजमेंट्स को देखो, स्क्वायर प्लेन में है, तो इसी शेप का नाम हो गया शेप स्क्वायर प्लेनर, राइट।
लास्ट sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, इसके डिटेल्स को देखते हैं। तो एक s है, 3p है, 3d है, तो 1 + 3 + 3 7 हुआ। 7 ऑर्बिटल्स के अरेंजमेंट्स को दिखाओ। तो मैं दिखाता हूं। ये देखो बच्चों, तुम्हारा पेंटागन हो गया। साइड्स गिन लो, 1 2 3 4 5। तो दिस इज रेगुलर पेंटागन। ये एक प्लेन में हुआ। अब थोड़ा यहाँ पे आओ, इसकी एंगल रेगुलर पेंटागन में सेंटर पे बनने वाले एंगल को देखो। ये जैसे प्लेन में है और एक प्लेन में टोटल एंगल 360 डिग्री, यही ना। और 360 को देखो तो ये कितना एंगल बन रहा है, 1 2 3 4 5। तो 360 डिवाइडेड बाई 5 करो, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। तो 5 7 35, 1 0 10, तो 5 × 2 10, 72 डिग्री। तो इसमें से कोई भी एंगल जो पेंटागन का सेंटर पे ये एंगल बन रहा, तो ये सभी एंगल कितने के बराबर हैं बच्चों, 72 डिग्री। 72 डिग्री। अब आओ, दो और sp3d3 ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं। तो एक इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब ये 5 और 2 7, 5 1 6 1 7। वो कैसे है, ये देखो, ये पेंटागन प्लेन में हो गया, इस प्लेन में पेंटागन हो गया, मेरे पाम वाले प्लेन में, हथेली वाले प्लेन। अब एक जो पिरामिड है वो इससे वर्टिकली अपवर्ड है, ऐसे, ठीक है। इसका पेंटागन के किसी भी वर्टेक्स के साथ एंगल देखोगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। मतलब इसका इसके साथ एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसके साथ भी 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 90 डिग्री। मतलब पेंटागन के पांचों वर्टेक्स के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, राइट। और सिमिलरली जो नीचे वाला पिरामिड है वो भी पेंटागन के वर्टेक्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये 5 90 डिग्री का एंगल और ये 5 90 डिग्री का एंगल। तो 5 + 5 कितना हुआ, 10। तो इसमें अगर पूछा जाए कि sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल्स, तो वो आंसर हो गया 10। अब आओ, इसके बीच वर्टिकली अप वर्टिकली डाउन, तो ये वाला और ये वाला के बीच एंगल 180 डिग्री, समझ गए। और 72 डिग्री के एंगल को देखो, 72 डिग्री के एंगल को, 1 2 3 4 5, 72 डिग्री वाले एंगल्स की संख्या 5। तो ये पूरी ज्योमेट्री समझ गए। ज्योमेट्री लिख देते हैं। पेंटागन तो दिखा ना, और 2 पिरामिड है, इसीलिए इसका नाम हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये ज्योमेट्री हो गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। शॉर्ट में इसको लिख देते हैं पीबीपी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, राइट। अब आओ, एक एग्जांपल ले लो, IF7। तो IF7 हो गया, आयोडीन की 7, फ्लोरीन की भी 7, और फ्लोरीन 7 टाइम्स है, तो 7 7 49 + 7 56। तो टीबी आ गया बच्चों आपका 56। 56 डिवाइडेड बाई 8, डिवाइड करोगे 7 आएगा, लोन पेयर 0 आएगा। तो 7 + 0 7,
sp3d3 हो गया। अब इसका शेप ड्रॉ करना है तो आप बस यहाँ पे आयोडीन रख दो और बाकी सारे पोजीशंस पे फ्लोरीन रख दो। ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं यहाँ I F F F F F। ये हो गया F F। तो यही हो गया आपका IF7। तो इसमें यही एग्जाम्पल एक नोन होता है। एक और एग्जाम्पल XCF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो अब यहां से कैलकुलेट करो। जेनॉन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 7 टाइम्स 6 42, 42 प्लस 8 50। तो आप डिवाइड कर लो, टीवी 50 आया, 8 से डिवाइड कर लो, 8 टाइम्स 6 48, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 से डिवाइड करो, लोन पेयर 1। 6 ऑक्टेट है, 1 लोन पेयर है, तो 6 प्लस 1 क्या हो गया बच्चों? 7। 7 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3d3। अब इसको जो शेप होता है, यहाँ पे शेप तो pbp, यहाँ शेप का नाम दे दो pbp, दिख तो रहा ही है pbp। अब इसमें शेप याद करोगे तो sp3d3 1 लोन पेयर, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड मतलब जिसका शेप बिगड़ गया, उसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड। तो दिखा देता हूं मैं, XC XC FF F F F F F F। एक लोन पेयर दिखा दो, यही शेप का नाम लिख दिया, शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो अब हम लोगों ने sp से लेकर के sp हाइब्रिडाइजेशन से शुरू करके sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक सभी का डिटेल्ड एनालिसिस देख लिया, राइट।